हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के आया। आज हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि भैया कैथोड रे आ चुका था, ये बताया जा चुका था कि एटम में एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ये भी बता दिया गया था कि एटम में कुछ ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। लोगों को पता नहीं था, लेकिन 1920 तक ये बात भी क्लियर कर दिया गया था वाया रुदरफोर्ड कि वो पार्टिकल और कोई नहीं बल्कि प्रोटॉन, और जिसका मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी के बराबर है। मतलब आप कह सकते हो बेटा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1800 टाइम्स कम है मास ऑफ प्रोटॉन से। लेकिन उस समय इस पूरे साइंस जगत में एक चर्चा बड़े जोरों शोरों से चल रही थी, पता बेटा? वो चर्चा किसकी थी? वो हीलियम पैराडॉक्स की थी। इस पूरे साइंस जगत में हवा के जैसे ये विचार फैल रहा था, हीलियम पैराडॉक्स। उन्होंने कहा कि देखो, हाइड्रोजन का जो मास है वो प्रोटॉन के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। तो सवाल आया, सर हीलियम के बारे में क्या ख्याल? तो लोगों ने कहा हीलियम में दो प्रोटॉन होते, तो उसका मास क्या होना चाहिए? ट्वाइस द मास ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन पता क्या हो रहा था? हो ये रहा था कि हीलियम का मास जब वो कैलकुलेट करने गए, वो 4 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन था। 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना था। तभी 1920 में अर्नेस्ट रुदरफोर्ड नाम ने एक अंदाजा लगाया कि न्यूक्लियस के अंदर में 1920 में इनकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर इन्होंने प्रोवाइड किया था, जो मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल, जिसको प्लेनेटरी मॉडल के नाम से जाना भी जाता है, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान या उस थ्योरी देने के दौरान इन्हें एक बात का संशय हुआ कि जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद है, हो सकता है कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में कोई ऐसा पार्टिकल भी हो जिसका कोई चार्ज ना हो और उसका वेट कहीं ना कहीं प्रोटॉन के बराबर है। जब ये बात हीलियम पैराडॉक्स, मतलब हीलियम के बारे में जब ये चर्चाएं, ये विचार चलने लगी, फैलने लगी, तो उनके दिमाग में ये बात आया, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने सोचा कि इसका नाम क्यों ना न्यूट्रॉन दे दिया जाए। न्यूट्रल से ये वर्ड आया है, न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रल होने की वजह से इसको डिटेक्ट करना नामुमकिन हो रहा था। इस न्यूट्रॉन को वो सोच तो पा रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना, एक्सपेरिमेंटली अपनी बातों को प्रूफ करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं था कि इसको खोजने वाले जेम्स चैडविक भाई साहब ही थे, लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। बाकी साइंटिस्ट न्यूट्रॉन के लगभग बहुत करीब पहुंच चुके थे, देख भी लिया था, पर उसको समझ नहीं पाए। हुआ क्या, एक बात समझते। 1930 में जर्मनी में वाल्थर बाथे एंड हर्बर्ट बिकर ने बेरिलियम मेटल पर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? He2+ आयन को अल्फा पार्टिकल कहते हैं बेटा। अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया, बम्बार्ड कराया बेरिलियम पर, और जब बेरिलियम पे बम्बार्ड कराया तो एक ऐसी रे निकली जो बहुत पावरफुल थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जैसे कैथोड रे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर जा रहा था पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम जा रहा था। एनोड रे नेगेटिव प्लेट की तरफ घूम जा रहा था। मैग्नेटिक फील्ड में भी इनका डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी, यहां पर जो पावरफुल रे निकल करके आई, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही थी ना मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो ये दोनों जगह पर डिफ्लेक्शन नहीं किया, इसको बोल दिया गया ये गामा है भैया, ये अल्फा नहीं, ये बीटा नहीं, ये गामा है, गामा। आजकल जेनजी के भाषाओं में भी लोग गामा कहते हैं, तो यह गामा है भाई। लेकिन 1932 में जाकर के फ्रांस में मैरी क्यूरी की बेटी एरिना जॉलियट क्यूरी ने इन्हीं रेस को वापस से बनाने का प्रयास किया। कैसे? बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करा करके सेम सब कुछ तैयार किया, और इन्होंने क्या किया, ये जो रेज यहां पर निकली उसको पैराफिन वैक्स, मतलब जो मोम होता है, उससे पास कराया गया। और जब ये वैक्स से
बड़ी तेजी से प्रोटॉन बाहर निकल के आने लगे। उन्होंने भी यही सोचा कि ये काम गामा का हो सकता है, लेकिन फिर जब मैथ्स वगैरह लगाया, कुछ दिमाग लगाया, उनको समझ में आया भाई, फिजिक्स का कैलकुलेशन किया कि गामा के पास तो मास ही नहीं है, ऑल्दो वो पावरफुल है, एनर्जेटिक है, लेकिन मास नहीं है, तो वो प्रोटॉन को कैसे निकाल सकता है बाहर। प्रोटॉन के पास तो मास है अच्छा खासा, तो प्रोटॉन को बाहर कैसे निकाल सकता है। अगर प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो प्रोटॉन जैसे हैवी पार्टिकल से ही स्ट्राइक करना पड़ेगा, तभी मोमेंटम क्रिएट होगा और वो पार्टिकल बाहर निकल करके आ पाएगा। और इसी कारण फिर गामा रेस का कॉम्पटन इफेक्ट को समझा, जो प्रोटॉन को इजेक्ट कर सकता है, लेकिन नहीं भैया, ये बात भी फेल हो गई। और ये बात जेम्स चैडविक को समझ में आ गई कि ये जो रे निकल के आ रही है ना बाहर, ये रे और कोई नहीं, इस रे में जो पार्टिकल्स है वो और कोई नहीं, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि डिफ्लेक्ट तो कर नहीं रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। तो जेम्स चैडविक को यहां से हिंट मिला और इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ किया। कौन सा? बेरिलियम वाला को, और फिर बगल में रख दिया पैराफिन वैक्स वाला को। कहां पर किया? कैवेंडिश लेबोरेटरी में किया। कैवेंडिश लेबोरेटरी में किया। उन्होंने पहले पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस किया, पोलोनियम का यूज किया, अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस किया, और फिर पैराफिन वैक्स से पास किया। तो देखने को मिलता है कि हाई एनर्जी प्रोटॉन बाहर निकल करके आने लगते हैं। और एनर्जी कैलकुलेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन को लगा करके जब इन्होंने देखा, तो इन रेस के पार्टिकल और पार्टिकल के मास और चार्ज को कैलकुलेट किया, मास को भी कैलकुलेट किया था। यहां लिख सकते हैं मास और चार्ज को कैलकुलेट किया। तो जो चार्ज निकल करके आया वो 0 कूलम्ब आया, मतलब कि ये न्यूट्रल है। और जो मास निकल के आया वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg आया, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और मैं बताऊं, इन सभी के पीछे जो रिएक्शन जो मेन रोल प्ले कर रहा था कि भैया बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल को हिट कराया गया, तो यहाँ पर देखिए एक नया एलिमेंट कार्बन का प्रोडक्शन हो जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आपका फ्लॉप हो जा रहा है, एक नया पार्टिकल निकल करके आ रहा है, और इसी पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहा जाता है। और इस बात का श्रेय जेम्स चैडविक भाई साहब को मिलता है, और उनको आगे चल करके 1935 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो जेम्स चैडविक भाई साहब का बड़ा योगदान रहा है न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में। और ये रिएक्शंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप जरूर देखिएगा। इज इट क्लियर? इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई पूछेगा न्यूट्रॉन डिस्कवरी में कौन सा फंडामेंटल रिएक्शन हुआ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए थियरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नई कहानियां लेकर के आएंगे और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को मज़ेदार बना करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए अगेन मैं वही बोलूँगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़बरदस्त रहे और पढ़ते भी रहे। ठीक है।